हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माइंड मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो क्लास 12th है। क्लास 12th की हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट हमारे पास है, या फिर बोल सकते हैं जो जो जितने भी बुक हमारे पास है उन सभी के क्वेश्चंस वगैरह लाइन से देखेंगे। और जितने भी हमारे एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट वांटेड टॉपिक है और जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, हम उन सब के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं हमारे पास जो पहला है कि मोहनजोदड़ो की विशेषता। ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जामिनर के द्वारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें जो पहले पास है, 1922 में रखलदास मौर्य ने इसकी खोज की थी और ये एक प्रकार का नियोजित शहर था। दूसरी बात, ये इसमें एक विशाल स्नानघर और बिटुस्मिन लेपित, ठीक मतलब कि ना उसको बिटुस्मिन से लेपा हुआ था। और पश्चिम में दुर्ग और पूर्व में नगर था और बड़े प्रवेश द्वार और सभा भवन थे। बाकी इसके जितने पॉइंट है तुम उसको आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। और तुम्हें जो जो इसके पॉइंट आसान लगते हैं उन्हें याद कर लो। और तुम अगर एग्जाम में इन्हीं पॉइंट को एक्सप्लेन करके आते हो, देन यू विल फॉर श्योर गॉट अ गुड मार्क्स। अगली बात करते हैं हमारे पास अतीत का पुनर्निर्माण, जिसको बोलते हैं पुरातत्वविदों के तरीके क्या थे इसके अंदर। तो पहला हमारे पास इसका क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि अतीत का पुनर्निर्माण कैसे किया जाता है। पहला हमारे पास है खुदाई से पुरावेश मिलते हैं, उससे पता लगता है। समान लिपि से शासन का अनुमान, और जब एक ही जैसे लिपि के समान मिलते हैं फिर पत्थर मिलते हैं, उससे हमें पता लगता है कि कौन से शासन का है। वस्तु, धातु, पत्थर, हड्डी, इन सब से। और मोहनजोदड़ो से विदेशी मोहरे मिले उससे। और नगर नियोजन के प्रमाण मिले उससे। बाकी के पॉइंट तुम याद कर सकते हो क्योंकि वो पॉइंट ऑलरेडी काफी ज्यादा इजी है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पाई समाज की सामाजिक आर्थिक विभिन्नता ये बताएं कि इन दोनों में अंतर क्या था। सबसे पहले कि पुरावस्तु से आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाना। दूसरा, बहुमूल्य वस्तु, ठीक, जो संपन्नता का संकेत थी कि हाँ भाई यहाँ पे क्या लोग काफी संपन्न थे, काफी अमीर थे। सामान्य वस्तु, जो दिखाते थे कि लोगों का जीवन काफी साधारण जीवन था। और विलासिता की वस्तु बनाम उपयोग वस्तु, इसमें ये देखा गया था कि कुछ कुछ वस्तु ऐसी थी जो थी विलासिता की वस्तु। विलासिता की वस्तु ऐसी होती है जो दिखावे के लिए रखी जाती है, और दूसरी हमारे पास है उपयोगी वस्तु, जिनका उपयोग में हमेशा लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है दुर्लभ वस्तु और अधिक मूल्यवान वस्तु, इनको भी काफी ज्यादा देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हड़प्पा नगर योजना और जल निकास प्रणाली कैसी थी। तो वहां पर उन्नत जल निकास प्रणाली थी, बहुत अच्छी जल निकास प्रणाली थी। सीधी सड़कें थी और समकोण पर गलियां बनी हुई थी, जिस प्रकार से अभी गली बनी होती है हमारे घर इलाकों में। और पहले नालियां और फिर गलियां बनी। पहले इसमें नालियां बनाई गई और उसके हिसाब से फिर गलियां भी बनाई गई थी। घरों में पक्की नालियां थी और नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी। इन बातों का ध्यान रख के चलना है। अगली बात करते हैं मन के निर्माण और प्रयुक्त पदार्थ। इसके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा बने हैं। तो हम बात करते हैं कि जो पत्थर के मनके हैं वो कहाँ कहाँ पे और किस किस से बने हुए थे। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रख के चलना है। ठीक, क्योंकि इनके क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं। और धातु कौन कौन से थे? तांबा, कांसा, सोना। उस टाइम लोगों को लोहे के बारे में ज्ञान बहुत कम था। और अन्य जो हमारे पास मिले हैं वो है शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी और गोल चक्राकार बेलनाकार मनके, ये सारे के सारे मिले हैं। अगली बात करते हैं हमारे पास आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्पकला के प्रमाण हमें क्या क्या मिले हैं। सबसे पहले हमें मिलता सोना, चांदी, हाथी दांत के प्रमाण, काले रंग के पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तन, वस्त्र बुनाई, औजार और आभूषण का निर्माण, और लोहे का प्रयोग प्रचलित उस टाइम हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है महाजन पदों के विशिष्ट अभिलक्षण,
जो महाजन पद है, ठीक है, उसे देख लेना कितने महाजन पद होते हैं और उनके विशिष्ट अभिलक्षण, उनकी विशेषता क्या थी। पहला, सदी ईसवी पूर्व में महाजन पद उभरे और नगर लोहा सिक्कों का विकास सिस्टम हुआ था और बौद्ध जैन विचारधारा उसी टाइम विकसित हुई थी और किलाबंद राजधानियां होती थी। जो पूरा शहर था वो किले से एक घिरा हुआ था और कर वसूलने की व्यवस्था थी, जो इस टाइम टैक्स सिस्टम उस टाइम था। नेक्स्ट हमारे पास है सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण किस प्रकार से हुआ। जो सामान्य लोग थे उनके जीवन का पुनर्निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो पहले पास है वैदिक साहित्य की जानकारी से पता लगा कि लोगों का जीवन कैसा था। नगर के पुरातात्विक प्रमाण, इसका मतलब होता है पुराने पुराने प्रमाण मिले। दान और अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अंतिम संस्कार की विधियों के बारे में पता लगा और सिक्के और अभिलेख चित्र से जानकारी। हमें इस क्वेश्चन में ये समझना है कि हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि पहले के लोगों का जीवन किस प्रकार से था। तो इन सभी पॉइंटों से हमें पता लग जाता है कि जो पहले के लोग थे उनका जीवन किस प्रकार से संभव था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अभिलेख शास्त्रियों की समस्याएं। जो अभिलेख शास्त्री है उनकी समस्या क्या क्या थी उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सत्यता की जांच की आवश्यकता। हमें इन बातों का पता लगाना है कि जितने भी अभिलेख शास्त्री हैं वो जितनी चीजों का खोज करते हैं वो सभी सच थी या फिर नहीं थी। अगला हमारे पास है भाषा व लिपि समझना कठिन था। जो भी अभिलेख शास्त्री कुछ भी ढूंढते थे उनके सामने क्या क्या समस्याएं थी। वो अगली समस्या हमारे पास ये थी कि जो भाषा है और जो उनकी जो लिपि है उनको समझने में काफी उन्हें कठिनाई आई थी। अलग अलग उपाधियों की समस्या। जो अलग अलग अभिलेख शास्त्री हैं वो अपने ज्ञान के अनुसार अलग अलग कथन देते थे और अलग अलग बातें बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मौर्य काल में राजत्व का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है राजा को देवता तुल्य बताया गया है। राजा को पहले देवता के समान मानते थे। दूसरी बात हमारे पास है कुषाण शासकों के सिक्के पर राजा देवता हुआ करते थे। जो कुषाण शासक हैं वो अपने आप को राजा मानकर उनके सिक्के पे अपनी फोटो छपवाते थे और देवपुत्र उपाधि का प्रयोग करते थे। वो अपने नाम के आगे देवपुत्र का उपयोग हमेशा करते आए हैं। अगला है गुप्त शासकों की प्रशासित मिली है और जो गुप्त शासक हैं उनके बारे में जानकारी काफी ज्यादा मिली है और समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशासित प्रसिद्धि मिली है। अगली बात करते हैं वर्णित काल में कृषि परिवर्तन। तो उस टाइम कृषि परिवर्तन में किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है उसके बारे में बात करते हैं। पहला हमारे पास है कृत्रिम सिंचाई प्रणाली अपनाई गई। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल तरीका अपनाया गया नदी से, झील से। अगली बात करते हैं कुएं, नहर, तालाब बनाए गए थे। लोहे के फाल वाले हल का उपयोग हुआ था और खेती में कुदाल का प्रयोग किया गया था और गांव में भूमि का स्वामित्व भिन्नता थी। जो खेती कर रहा है उसके नाम पे जमीन नहीं होती थी। अगली बात करते हैं हमारे पास है विशिष्ट परिवारों में पृथुवंशिकता का महत्व। हम इस क्वेश्चन में समझेंगे कि जो पृथुवंशक है सिर्फ उन्हीं को महत्व क्यों मिला था। जो पिता के वंश है उन्हीं को महत्व क्यों मिला था। तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है जो उस टाइम की धार्मिक मान्यता थी। उत्तराधिकार विवाद से बचाव के लिए पृथुवंशिक अपनाई गई। कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा इन चीजों से बचने के लिए पृथुवंशिकता अपनाई गई थी। और अगला हमारे पास है संसाधनों और सत्ता के हस्तांतरण में आसानी। किसके हाथ में सत्ता होगी, कौन राजा बनेगा,
इसका निर्णय आसानी से हो जाता था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्या आरंभिक राज्यों में शासक केवल क्षत्रिय थे? हम बोलेंगे ऐसा नहीं है, नहीं थे। शासक अन्य वर्णों, अन्य जाति, अन्य धर्मों से भी आए थे। हम उसमें जो उदाहरण देके चलेंगे वो है मौर्य वंश की उत्पत्ति विवादित हुई। इसमें बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, ग्रंथ, निम्न कुल, इन सभी लोगों को भी शासक के रूप में देखा गया है। और अगला हमारे पास एग्जाम्पल है, शुंग और कर्ण ब्राह्मण थे और सातवाहन ब्राह्मण थे, ये भी शासक बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें द्रोण और हिडिंबा, इन दोनों में जो इनकी जो भी धर्म है, जो इनकी गाथाएं हैं, इनकी तुलना करनी है हमें। सबसे पहले हम देखेंगे कि द्रोण में क्या था। इसमें वर्ण व्यवस्था का पालन किया गया है। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार निषाद एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार करता है। अर्जुन को सर्वोत्तम बनाने हेतु एकलव्य से अंगूठा काट दक्षिणा के रूप में मांग लेता है। हिडम्बा राक्षसी होकर भी भीम से विवाह किया, जो धर्म में मान्यताओं के विरुद्ध था। और थर्ड हमारे पास है मातंग, ये चंडाल जाति से थे। विवाह और सामाजिक प्रतिष्ठा का संघर्ष दिखाया गया है इनके बारे में। तो अगर तुम इन 3 पॉइंट को और अपनी भाषा में लिख पाते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा औसम मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चांस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ब्राह्मणीय समाज वर्सेस बनाम बुद्ध समाज का दृष्टिकोण। जो ब्राह्मण समाज थे और जो बुद्ध समाज थे, इन दोनों का देखने का नजरिया क्या था? तो ब्राह्मण समाज जन्म आधारित सामाजिक वर्गीकरण, इसमें इन्होंने पूरे के पूरे समाज को 4 भागों में बांटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र। इनके अलावा जो थे उनको राक्षस प्रजाति का माना जाता था। बौद्ध की बात करें, ये जन्म और व्यवस्था के बजाय आचरण का महत्व देते थे। ये देखते थे इंसान के लक्षण कैसे हैं, उनके आधार पर इनको जाति के बीच में या धर्म के बीच में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या महाभारत का एक ही रचनाकार था? इसको बोलेंगे पारंपरिक मान्यता के अनुसार महर्षि वेद व्यास, इन्हीं को माना जाता है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो भिन्न भिन्न कालखंडों में कई लेखक द्वारा रचित किए गए हैं और मूल गाथा भाट शरणार्थियों ने रची, बाद में अन्य तत्व जोड़े गए हैं। अगला हमारे पास है, बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियम का सर्वत्र पालन नहीं हुआ, इनके बारे में टिप्पणी करो और विवाह का नियम समझाओ। तो तुम्हें सिर्फ ये दोनों याद रख के चलने कि विवाह का नियम क्या क्या था। अगली बात करते हैं, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी थी? उनका मानना था संपूर्ण संसार सजीव है, अहिंसा सभी जीवों के लिए है, पुनर्जन्म कर्म पर निर्भर है और मुक्ति के लिए त्याग आवश्यक है। उन्होंने 5 व्रत के बारे में कहा है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। उन्होंने व्रत इन चीजों को बोला गया है, ना कि खाना छोड़ने को। अगली बात करते हैं, सांची स्तूप संरक्षण में भोपाल की बेगम की भूमिका। इसके कुछ पॉइंट हमारे पास है जो अगर तुम याद कर लो तो काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसके अंदर सेम। अगला हमारे पास है, स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे? तो पहले हमारे पास है धर्म अध्यय और उपासना के लिए, संसारिक जीवन से दूरी बनाने के लिए, बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने के लिए, धर्म उपदेशों बनाने की इच्छा होने के लिए,
बनने की इच्छा के लिए और अनुशासित जीवन शैली के लिए। अगला हमारे पास है सांची, मूर्तिकला और बौद्ध साहित्य के बीच में क्या संबंध था। तो तुम इन 5 पॉइंट के बेस पर तुम पता लगा सकते हो कि किस तरीके से उनमें अंतर थे। अगली बात करते हैं वैष्णववाद, वैश्यवाद और कला का विकास किस प्रकार से हुआ। तो इन बातों का ध्यान रखने के लिए हमें कुछ बातों को समझना है जो हमारे पास है। विष्णु शिव प्रमुख देवता माने गए थे उस टाइम। मूर्तियों में प्रतीक चित्रण किया गया इनका, विष्णु के अवतार दर्शाए गए हैं और मंदिरों की भव्य रचना बताई गई है और तोरण द्वारों और सभागृह का निर्माण किया गया था। स्तूप निर्माण के कारण और प्रक्रिया। स्तूप निर्माण के पीछे क्या कारण था और उसकी क्या प्रक्रिया थी, इस क्वेश्चन को करके जाना ये तुम्हारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं किताब उल हिंद के बारे में कि अल ब्रूनी की किताब उल हिंद की विशेषता समझाइए। ये अरबी भाषा में लिखी हुई थी। इसमें टोटल 80 चैप्टर थे। इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, कानून आदि विषय शामिल थे। संस्कृत परंपराओं का वर्णन और अन्य संस्कृति से इसकी तुलना की गई थी और गणितीय दृष्टिकोण से स्पष्ट और व्यवस्थित शैली थी। हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता और बर्न की तुलना की गई है। तो इसके अगर तुम दोनों पॉइंट याद कर लो इब्न बतूता के बारे में और जो बर्नियर है इसके बारे में, तो तुम समझ जाओगे कि इसका आंसर तुम्हें लिखना कैसे है। अगला हमारे पास है बर्नियर के वृत्तांत और शहरी केंद्रों का चित्र समझाइए। तो मुगल कालीन शहरों में शिवरनगर कहा गया है और राजकीय दरबार पर निर्भर दरबार जाने के बाद पतन। इसमें तुम्हें इन पॉइंटों को समझाना है कि बर्नियर द्वारा वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों का चित्र पर एक चर्चा कीजिए। बर्नियर ने अपने चित्र की सहायता से जो समझाया है तुम्हें उसके बारे में समझाना है। तो इन 4 पॉइंटों को समझा दोगे तो अच्छी खासी बात तुम लिख पाओगे एग्जाम के अंदर। अगली बात करते हैं इब्न बतूता और दास प्रथा क्या थी। तो हमारे पास दास घरेलू कार्य में इस्तेमाल होते थे और सुल्तानों द्वारा दास उपहार में दिए जाते थे। दास जो घर में नौकर होते हैं उन्हीं को बोला गया है दास। अगला हमारे पास है बाजारों में दासों की खुली बिक्री होती थी। जिस प्रकार से अभी हमारे पास बाजार में कुछ सब्जी वगैरह मिलती है उसी प्रकार से पहले बाजार में दासों को बेचा जाता था। सुल्तान अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों का उपयोग करते थे। अगला हमारे पास है बर्नियर और सती प्रथा। इस क्वेश्चन को करके जाना ये तुम्हें सबसे ज्यादा मार्क्स देने के चांस रखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है सती प्रथा के कौन से तत्व ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो पहला है पश्चिम और पूर्वी समाजों की तुलना का महत्वपूर्ण विषय है और कुछ महिलाएं स्वेच्छा से जलती थी। हमें समझना है कि सती प्रथा क्या थी। पति की मृत्यु के बाद पत्नी अपने देह को त्याग देती थी और पति की चिता के साथ ही जल जाती थी। उसमें से कुछ कुछ अपनी स्वेच्छा से जलती थी और कुछ कुछ बाध्य की जाती थी। 12 वर्षीय विधवा को जबरदस्ती जलाने का उदाहरण दिया गया है और महिलाओं की अनिच्छा और व्यथा पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगली बात करते हैं अल बिरूनी और जाति व्यवस्था क्या क्या थी। इसको पढ़ के जाना, पहले पढ़ा चुका हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें देखी गई हैं और वर्ण व्यवस्था के बारे में तुम्हें इसमें समझाना है। अगली बात करते हैं हमारे पास इब्न बतूता और शहरी जीवन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि समकालीन शहरी केंद्र में जीवन शैली की जानकारी प्राप्त करने में इब्न बतूता का वृत्तांत सहायक है, अगर है तो कारण दीजिए। तो हमारे पास पहला है
कि नगरों में व्यापार और अवसरों की भरमार थी। ये हमें जो इब्न बतूता है उसकी जीवन शैली से पता लगा है। दिल्ली का सबसे बड़ा दौलताबाद भी महत्वपूर्ण है, और दिल्ली की जो दौलताबाद इसको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है, और भीड़ भाड़ वाली सड़कों और समृद्ध बाजारों का वर्णन किया गया है। कृषि उत्पादन अधिक और व्यापारिक केंद्रों का विकास, ये सारी बात हमें इसके बुक से ही पता लगती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें कुछ चर्चा कीजिए कि बर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज का पुनर्निर्माण करने में सक्षम है या फिर सहायता करता है। तो कुछ कुछ पॉइंट है जिसके बेस पर हमें ये पता लगता है कि जो बर्नियर की जो लिखी हुई बुक थी वो किस प्रकार जो हमारे इतिहासकार हैं उनके जीवन को थोड़ा आसान बना देता है। तो उसमें जो जो बातें लिखी गई हैं उन बातों में से जो पहली बात हमारे पास है, किसानों की स्थिति दयनीय बताई गई है, और इसमें अधिक कर वसूली करी गई थी, इसलिए जो किसान है उनकी स्थिति को काफी दयनीय बताई गई है। भूमि पर शासकों का अधिकार था और किसान मालिक नहीं थे, ये वाली बातें भी इसी के अंदर बताई गई है। कई ग्रामीणों को दास बना लिया था, कुछ कुछ जो ग्रामीण थे उनको अपना एक पर्सनल गुलाम के रूप में रखा गया था। अगली बात करते हैं कि कृषि योग्य भूमि पर पूरी तरह खेती नहीं होती थी। अगली बात हम करते हैं कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार का अर्थ निकालते थे। इतिहासकार क्या अर्थ निकालते थे। हमारे पास क्वेश्चन है, हमें एक उदाहरण की सहायता से समझाना है कि जो संप्रदाय के समन्वय, संप्रदाय का मतलब है जो जो पुरानी पुरानी बातें हैं, और समन्वय है उन सबका जोड़। तो संप्रदाय के जोड़ से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते थे। अलग अलग पूजा प्रणालियों का परस्पर सम्मान व सहिष्णुता, वो अलग अलग पूजा की प्रणालियों का मतलब निकालते थे। और धर्म विचारों का आपसी संवाद व समन्वय देखा गया है। इसका उदाहरण जो हमारे पास है, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ को विष्णु का रूप लिया गया है, ये हमारा एक सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। सेम क्वेश्चन हमारे पास अगला वाला है, तुम इसको आराम से कर सकते हो, और ये वाला भी। तो इन क्वेश्चन को बस तुम्हें याद करना है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। अगली बात करते हैं, अलवार, न्यायार और वीर सेवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की है। अलवार, न्यायार और जो वीर सेवो हैं, इन सब ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की है, जाति प्रथा में जो कमियां हैं वो दिखाई है। तो अलवार न्यायार ब्राह्मणों के प्रभुत्व व जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, और जो वीर शव जो कर्नाटका के थे वो पुनर्जन्म व कठोर जातीय आचारों का अस्वीकार किया, बोला हम इनको नहीं मानते हैं। अगली बात करते हैं, ये हमारा इसका उदाहरण तुम्हें याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है, कबीर अथवा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण हुआ है। तो उत्तर हमारे पास एक कबीर के बारे में कि कबीर ने किस प्रकार से दिखाया है, और गुरु नानक ने इसको किस प्रकार से दिखाया है। गुरु नानक के बारे में एक बात तुमने बोली, एक ओंकार सबका पिता एक है, ये वाली बात बहुत सुनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे कि ध्यान व अल्लाह की आराधना पर बल लगाया उन्होंने। कुरानों की व्याख्या अनुभव आधारित है, और आत्मा को ईश्वर से मिलाने का लक्ष्य है। अगला पॉइंट हमारे पास है कि सदा जीवन भोग विलास से परहेज, जो भोग विलास है इससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए।
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्यों और किस तरह शासकों ने न्यायार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया? तो हमारे पास पहला उदाहरण है चोल शासक और दिल्ली सल्तनत। तो चोल शासक शिव मंदिर का निर्माण और तमिल भजनों का प्रचार करते थे, और दिल्ली सल्तनत में गैर इस्लामी जनता से मेल के लिए सूफी संतों का सहारा लिया गया। इसके पीछे कारण था धार्मिक संतों की लोकप्रियता और आध्यात्मिकता सत्ता, इनके बारे में पता लगाना और इनसे अपनी सत्ता की जीत करवाना, अपने आप को राजा बनाए रखना। ये क्वेश्चन हमने भी जस्ट ऊपर किया है कबीर के बारे में, तो इस क्वेश्चन को तुम्हें फोर शेयर कर लेना है। फिर हम मिलते हैं अब इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।